सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हम तो नहीं कौन बैठाएगा? काम किया है अध्यक्ष महोदय। आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं आज एक घटना का उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं जिससे यह बात और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। विदेश मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में जहां नेहरू जी स्वयं मौजूद थे, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंडेविया ने पूछा, अगर कल को कम्युनिस्ट केंद्र की सत्ता में आ जाएं तो सरकारी तंत्र का क्या होगा? नेहरू जी ने झुठला कर जवाब दिया, कम्युनिस्ट। भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं है, खतरा है तो हिंदू राइट विंग कम्युनिज्म है। और यह प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूं, यह एक पुस्तक में लिखा है। कोई प्रमाण मांगेगा, दाम मांगेगा तो उसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूं अध्यक्ष महोदय। दुर्भाग्य से नेहरू जी यह देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि उसी राइट विंग ने हमेशा संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम किया है। संविधान के मूल्यों की अवहेलना हमने कभी नहीं की है और कम्युनिस्ट विचारधारा से जन्मे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई अध्यक्ष महोदय। देश के कई हिस्से विकास में पीछे रह गए। पहले की सरकारें नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद की इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई। इस समस्या का समाधान अगर किसी ने ढूंढा तो वह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आज पूर्णतः समाप्त की ओर है अध्यक्ष महोदय। आज वो अपनी सांसें तोड़ रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने कई देशों में सत्ता पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया, उस विचारधारा को खतरा न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाली विचारधारा को खतरा माना गया। यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी अध्यक्ष महोदय। यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को दशकों तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम महिलाओं से समान अधिकार छीने गए और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज पश्चिम बंगाल से बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। कुछ विडंबना है कि वही भूमि जहां से राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा था, वहीं से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला नक्सलवादी उग्रवाद भी उसी धरती से पैदा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, यह भी विडंबना है कि जहां से महिलाओं के समान अधिकार के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था, वही भूमि आज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। और यह विडंबना है कि जहां से भारत के पहले आईसीएस अधिकारी स्वतंत्रनाथ जी टैगोर आए, उसी धरती पर आज युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण हताश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि वही भूमि जहां के सपूत स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराया था,
आज उसी भूमि पर भगवा रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उससे घृणा की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंगाल का यह पतन हुआ है दशकों तक सत्ता में रही वामपंथ की सरकारों के कारण और उनके द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण, उसकी विभाजनकारी राजनीति के कारण अध्यक्ष महोदय, उसकी तुष्टीकरण की रीत के कारण और घुसपैठियों को शरण देने के कारण अध्यक्ष महोदय ऐसा हुआ। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था बंगाल हिंदू और मुसलमान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बंगाल हिंदू और मुसलमान दोनों का है। बंगाल की भलाई के लिए जरूरी है कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता हो। जिस व्यक्ति के ऐसे विचार हों, क्या वे कभी सांप्रदायिक गीत लिख सकते थे अध्यक्ष महोदय? कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम में उपयोग किए गए मेटाफर्स, रूपक जिन्हें कहते हैं, को मिस इंटरप्रिटेट किया गया। हो सकता है यह काम कई बार ना समझी में किया गया हो, पर मेरी समझ से कई बार अध्यक्ष महोदय यह जानबूझकर किया गया है। यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर अध्यक्ष महोदय कोई दोष नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, यह मैं कहना चाहूंगा, और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हम बच्चों में कौन बैठाएगा? हमारे भाई में भाई, हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता, संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल तैनू वाज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।